बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान को माफ़ी कैसे मिली और हौसियों की वजह से यूरोप में एक बहरान शुरू हो गया है। वो बहरान जिसकी तवक्को थी और वो बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हो गया है। साथ ही अमेरिका ने हौसियों पर हमले भी तेज़ कर दिए हैं बदले में। और फिर एक सवाल जो किया गया है कि क्या ईरानी एयरफोर्स पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है, मज़ा चखा सकती है, इसका जायज़ा लेंगे। और फिर शाम में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और शाम में इसराइल की तरफ से बमबारियों का सिलसिला कई साल से जारी है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान ईरान को नहीं उठाना पड़ा। उनके 4 बड़े कमांडर वहाँ मारे गए हैं, साथ ही शाम के भी 5 कमांडर मारे गए हैं और एक हिजबुल्लाह का कमांडर भी इसराइली हमले में मारा गया। उनके नाम बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इनकी अहमियत क्या थी और ये वहाँ इजलास में क्या तय कर रहे थे जिस पर इसराइल ने बमबारी की और इसराइल की बमबारी की वजह क्या थी। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा जिक्र पाकिस्तान का एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आखिर पीटीआई जलसे क्यों नहीं कर रही, जबकि पीपल्स पार्टी ने जलसे शुरू कर दिए हैं, मुस्लिम लीग नून ने जलसे शुरू कर दिए हैं पूरे पंजाब में, और पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब दोनों मकामात पर जलसे कर रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों की जलसे इज्तिमात भी हो रहे हैं। तो पीटीआई जो है वो जलसों से क्यों डरी हुई है, इसकी हकीकी वजह मैं अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन, सारे फहरिस्त ये है कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके स्कोर बराबर कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन सिफारती ताल्लुकात बहाल की हो गए, जबकि ईरान को सज़ा दी जानी ज़रूरी थी इससे बढ़कर। ये सवाल बिल्कुल अपने अंदर वज़न रखता है, क्योंकि ईरान की जारहियत का कोई जवाज़ नहीं था और उसको सबक सिखाया जाना ज़रूरी था। पाकिस्तान ने सिफारती ताल्लुकात तोड़े और जवाबी हमला किया, लेकिन उसके बाद सिफारती ताल्लुकात की बहाली की हुई। तो एक सामने की वजह यह है कि पाकिस्तान मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, लेकिन कुछ दिन उसने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता रखने का फ़ैसला किया था। लेकिन इस दौरान ईरान ने अपना एक ख़ास एलची पाकिस्तान भेजा, जिसने आर्मी चीफ से आकर मुलाकात की और कुछ दूसरे लोगों से भी, जिसमें उसने माजरत की। और ये अहम शख्सियत जो थी ईरान से आई, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। ये ईरान के किसरा आज़म, कैसरो किसरा आपने सुना होगा ना, कैसर सीज़र रोम के होते थे और किसरा ईरान के। तो ये इस वक्त जो वो किसरा बना हुआ है ईरान का सबसे बड़ा किसरा आज़म, उसका बेटा पाकिस्तान आया। और उसके अलावा इस ईरान ने और कई ज़राए से पाकिस्तान के कई सियासी रहनुमाओं से रब्ते किए, और चीन और रूस की सिफारिशों का तो हमें इल्म ही है। उसके बाद फिर जब इसने माफ़ी तलाफ़ी और शर्मिंदगी और आइंदा के लिए दोस्ती का जज्बा बरकरार रखने की जो यकीन दहानियाँ कराई, तो उनकी वजह से पाकिस्तान फिर अपनी पोजीशन से पीछे हटा और सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। और ज़ाहिर है मज़ीद कशीदगी बढ़ाने का कोई जवाज़ था, ना पाकिस्तान को ज़रूरत थी, ना पाकिस्तान को ख्वाहिश थी। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही ये तकाजा था कि ईरान कम से कम शर्मिंदगी तो ज़ाहिर करे, पब्लिकली ना करे। ज़ाहिर पब्लिक में करना तो बहुत ही मुश्किल होता है इस किस्म के मामलात पर, तो वो तो खैर नामुमकिन था, लेकिन अंदरून खाना मुज़ाकरात के ज़रिए उसने शर्मिंदगी ज़ाहिर की और कमा हक़्क़ुहु शर्मिंदगी ज़ाहिर की, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को माफ़ कर दिया है। लेकिन ईरान को बता दिया गया है कि अगर आइंदा इस किस्म की कार्रवाई होगी तो ईरान के साथ क्या होगा उसे अंदाज़ा नहीं है। तो हौसियों की तरफ आने से पहले इसी सवाल का हम जवाब दे दें। पीटीआई के सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्टें की गई, बहुत सारी पोस्टें। मसलन एक में कहा गया कि ईरानी एयरफोर्स को जीएचक्यू पर हमला करके उसे उड़ा देना चाहिए। यानी ये पाकिस्तानी पीटीआई के मुहब्बे वतन लोग हैं जो ख़ुद को कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, और 9 मई का सानिया हमने नहीं कराया था, किसी और ने कराया था। तो जो इनके मसलसल इस तरह फिर इनके ये मैसेजेस भी आए कि ईरान को चाहिए कि पाकिस्तान को सबक सिखा दे। ईरान की आर्मी का जिक्र मैं फिर कभी करूँगा, लेकिन इस वक्त चूँकि मामला फ़ज़ाइया का है, तो पहले मैं इन लोगों को बता दूँ। अच्छा, कल रात एक प्रोग्राम में भी एक साहब ने कहा कि ईरान की तो फ़ज़ाइया का वजूद ही नहीं है। ये थोड़ा सा मुबालगा उन्होंने किया। ईरान की फ़ज़ाइया का वजूद तो है, लेकिन वो कितना है और उसकी कैपेसिटी क्या है, ये मैं अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1500 तैयारे हैं, 1400 और 1500 से थोड़े से कम।
यानी 1550 कर लें, 1550 तैयारे, और ये सारे तैयारे जदीद तरीन हैं। इनमें F-16 भी हैं, और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एयरफोर्स का जखीरा है वो है ये थंडर तैयारों का, जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाए हैं, और जो F-16 के बराबर के तो नहीं है, लेकिन F-16 से कुछ कम दर्जे के जदीद तरीन तैयारे हैं। इसके अलावा मशाक तैयारे हैं, और ये सारे जदीद तरीन तैयारे हैं जिनकी टेस्टिंग कई मशकों के दौरान इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और बड़े ही ये काबिल भरोसा तैयारे हैं। और पाकिस्तान दुनिया की 8वीं बड़ी एयरफोर्स है, 8वीं बड़ी, यानी अमेरिका, रूस, चीन, भारत, बरतानिया, फ्रांस वगैरह, शुमाली कोरिया, इस तरह के एयरफोर्स जो हैं जो पाकिस्तान से थोड़ा आगे हैं, लेकिन 8वें नंबर पर है पाकिस्तान। और मुस्लिम वर्ल्ड में ये फ्लीट के एतबार से सबसे बड़ी फोर्स है, एयरफोर्स है पाकिस्तान की, जिसके पास 1500 तैयार हैं। तुर्की की एयरफोर्स दूसरे नंबर पर आती है, जिसके पास कोई 11 या 1200 तैयार हैं, लेकिन तुर्की की बर्तरी उसके ड्रोन तैयारों की वजह से ड्रोन तैयारों को फ्लीट में शामिल नहीं समझा जाता। ये एक अलग फोर्स होती है, इसको यूँ समझिए कि रॉकेट और मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो तुर्की के जो ड्रोन तैयारे हैं वो कई हवालों से इसराइल के ड्रोन तैयारों से भी बढ़कर हैं। तो ड्रोन तैयारों की वजह से तुर्की को बहुत ही सुपर किस्म की एयरफोर्स समझा जाता है। एयरफोर्स नहीं, एयर पावर के लिहाज से तुर्की बहुत आगे है। लेकिन अगर एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देखी जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे है तमाम मुसलमान मुल्कों में, क्योंकि इसके पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी है, पाकिस्तान की अपनी भी है और चीन की भी है। अब इसके मुकाबले में आप ईरान को देखिए, ईरान के पास जो कुल तैयारे हैं वो 400 और 500 के दरमियान है। बज़ाहिर तो ये 500 एक अच्छा फिगर है, लेकिन इन 500 को देखना पड़ेगा कि ये किस किस्म के तैयारे। इनमें अक्सरियत है मिग तैयारों की, जिनको भारत में उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सुखोई तैयारे रूस के जो कदरे बेहतर हैं, और फिर ईरान के अपने साख्ता तैयारे हैं थोड़े से, और फिर इनके पास अमेरिका के वो तैयारे हैं जो शाह के ज़माने में ईरान ने हासिल किए थे। और शाह का ज़माना कब था? 79 से पहले का ज़माना, यानी तकरीबन 53 साल पुराने तैयारे, जिनको ईरान ने मुरम्मत करके मेंटेन करके रखा हुआ है कि वो जंग लड़ सकते हैं। बिलाशुबा वो जंग लड़ सकते हैं, लेकिन वो जंग में ठहर नहीं सकते। वो इतने पुराने तैयारे हैं कि उनके मुकाबले में जो तैयारे हैं, और अमेरिका ही के तैयारे हैं, वो उनके मुकाबले में ठहर नहीं सकते, न रफ्तार में, ना वो गन ब्रस्ट में, यानी वो जो फायर पावर होती है, वो रॉकेट चलाने की, मिसाइल चलाने की, फाइट करने की, फाइटर तैयारे, तो वो यानी किसी काम के नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह जो ईरान की हकीकी जो क़ुव्वत है वो है सुखोई तैयारों की, और किसी कदर जो उसने ख़ुद बनाए, और इन तैयारों की तादाद 100 से ज़्यादा नहीं है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन 100 तैयारों में से आधे तैयारे ईरान के शाम में मसरूफ़ है, शामी अवाम पर बमबारी करने में, नुसैरी फ़ौज के डिस्पोजल पर हैं, या नुसैरी फ़ौज इनके डिस्पोजल पर है, जो भी है ये वहाँ मसरूफ़ हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान की जंग हो, ईरान को भी अपने दामन का पूरी तरह पता है, लेकिन मैं यानी एक मफरूज़े के तौर पर कि अगर कभी जंग हुई तो ईरान तो पाकिस्तान किया, वो तो तालिबान की फ़ज़ाइया का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ईरान की जो फोर्स है, जो ताकत है, जो दहशत है, वो उसकी प्रॉक्सीज़ है। मसलन लबनान में हिजबुल्लाह है, और यमन में हौसी है। तो ईरान की अपनी फ़ौज तो टेस्ट में फेल हो चुकी है इराक जंग में। और इसके अलावा दूसरा टेस्ट जो दुनिया की नज़रों से ज़्यादातर उजल रहा है, ईरान, हिजबुल्लाह और नुसैरी फ़ौज शाम की, इन तीनों के इकट्ठ ने शाम में बागी कह लें, मुज़ाहमतकार कह लें, उनसे जब जब भी मुकाबला हुआ है, इनको पसपाई और सरेंडर का सामना करना पड़ा, या ये सारे के सारे दस्ते इनके मारे गए हैं। ये जंगें अलिप्पो में हुई हैं, हलब में, हमस में हुई हैं, हमा में हुई हैं, लताकिया में हुई हैं, दमिश्क के जुनूब में दरा में हुई हैं, दीर-उज़-ज़ोर में हुई हैं, और पलमायरा में हुई हैं। हर जगह पर इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और शिकस्त कैसी? ऐसी तबाह उनके इनकी अच्छी खासी नफरी मारी गई और बाकी को फरार होना पड़ा। इन तमाम इलाकों पर अगर कब्ज़ा हुआ है तो वो तब हुआ है जब रूस अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ शाम पर हमलावर हुआ। फ़ज़ाइया उसने अपनी झोंक दी, और बेपनाह मिज़ाइल उसने बरसाए शाम की बस्तियों पर। अगर आप शाम के खंडर देखें तो आपको गज़ा के खंडर भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा तबाही हुई, और 10 लाख अफराद इसमें कत्ल हुए। 1.5 करोड़ के करीब
अपने ही वतन में ये मुहाजिर हुए, यानी शमाल के महफूज इलाकों में चले गए जहाँ पर शामी फ़ौज का कंट्रोल नहीं है, या यूरोप और तुर्की में चले गए। और इस वक्त शाम जो है अमलन एक वीरान मुल्क है। दमिश्क और तरतूस और लताकिया, ये 3-4 शहरों को छोड़कर किसी शहर में आपको ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिस पर मुसल्लत हुकूमत ने अपना ही मुल्क बर्बाद करके रख दिया। तो ये मैंने मुवाजना सिर्फ इसलिए किया कि पीटीआई की तरफ से गोया कि तजवीज़ दी जा रही है या पाकिस्तानी फ़ौज का मज़ाक उड़ाया जा रहा है या दिली ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है कि ईरान की फ़ज़ाइया पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है या सबक सिखा देना चाहिए। इस तरह की वो बातें वो कर रहे हैं और सबक सिखाने का आगाज़ वो GHQ से करें, GHQ पर हमला करके उसे तबाह कर दें। ये पीटीआई के अहबाब की ख्वाहिश है। इस पर क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसके शहरियों में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो अपने मुल्क के दुश्मन हैं और ये तक ख्वाहिश रखते हैं कि इधर से इंडिया की फ़ौज आए, इधर से ईरान की फ़ौज आए और पाकिस्तान को दोनों तरफ से पीस कर रख दे। ये पीटीआई के लोग अपनी महफिलों में खुल्लम खुल्ला ये बातें करते हैं। नाज़रीन, यूरोप में तेल का बहरान पैदा हो गया इसलिए कि हौसियों के हमलों और फिर उसके बाद जो अमेरिका ने जवाबी हमले करने का आगाज़ किया है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से समुंदर पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई मुल्क ये ऐलान करता है कि हम बहरा अहमर की गुज़रगाह को इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाचे यूरोप को तेल की सप्लाई कम होकर 50% रह गई है, यानी 100 की ज़रूरत है तो 50 की ज़रूरत पूरी हो रही है। तो इसके पेश नज़र फिर यूरोपीय हुकूमतों ने, ख़ास तौर पर मगरबी यूरोप की हुकूमतों ने एक पॉलिसी नाफज कर दी है कि तेल को बहुत एहतियात से बेचा जाए और एहतियात से खर्च किया जाए। अभी इस सिलसिले में कोई लिमिटेशन का फार्मूला लागू नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो लागू हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि यूरोप में तेल की राशन बंदी शुरू हो गई है। अभी राशन बंदी शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर ये सूरत हाल मज़ीद रहती है, जो कि रहेगी, तो ये यूरोप में राशन बंदी की नौबत आ सकती है और ये यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए ख़ास तौर पर बहुत तशवीशनाक बात है। दूसरी तरफ अमेरिका ने हौसियों पर हमलों में तेज़ी लाने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने सनआ में और सादा में और हुदैदा में 3 इनके मिज़ाइल अड्डों को तबाह किया, जहां मिज़ाइलों की एक खेप ज़ाया हो गई। और इसके अलावा इन्होंने समुंदर में हौसियों के 3 हमले रोके और उनके 3 मिज़ाइल भी तबाह कर दिए। तो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है अब यूरोप में ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि तेल की राशन बंदी हो। इससे पहले जब ये कोविड आया था तो उस वक्त भी यूरोप में तेल की राशन बंदी की गई थी, तो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। चुनाचे लगता क्या है, बल्कि यकीनी है कि अगले दिनों में हौसियों पर हमले ज़्यादा तेज़ होंगे और इसमें अमेरिका और बरतानिया के अलावा कुछ मज़ीद यूरोपीय मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक इत्तेहाद में तो आ गए हैं लेकिन उन्होंने एक्टिवली हमलों में हिस्सा नहीं लिया। अब 4-5 मुल्क कम से कम ऐसे हैं जो हौसियों पर हमले करेंगे और इस तरह यमन में एक बहरान बढ़ेगा। लेकिन ये बात नोट करने की है कि जब तक ये इनके हमले जारी रहेंगे, दोनों तरफ से, हौसियों की तरफ से भी उनकी तरफ से भी, बहरा अहमर की गुज़रगाह दिन ब दिन उसमें सफ़र महदूद होता जाएगा और ऐन मुमकिन है कि सफ़र का मुकम्मल ही ख़ात्मा हो जाए। इस वक्त तक भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा ट्रैफिक रुक चुकी है और 50% से कम ट्रैफिक जारी है। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहे और हौसी भी जवाब में हमले करते रहे, या हौसी हमले ना भी करें, सिर्फ अमेरिका और बरतानिया ही हमले करते रहें, तो फिर किस मुल्क का जहाज़ है जो बहरा अहमर में जाने का ख़तरा मोल लेगा। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में कत्ल-ए-आम जारी है। कल गज़ा के शिमाल में एक और महाजिर कैंप पर हमला किया गया और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए और उनमें वो आदमी भी शहीद हो गया जिसकी तस्वीर और वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो बमबारी में उसकी 2 पोतियां मर गई थी। तो उन पोतियों की लाशों को उठाकर उसने एहतजाज किया था और फरियाद की थी, रोया भी था। तो इसका नाम था अबू ज़िया और इसकी बच्चियों का नाम था, छोटी छोटी बच्चियां थी, रीम और तारिक। और ये उस वीडियो में आपने देखा होगा कि रूही में रूही, यानी मेरी जान की जान करके उनको प्यार कर रहा था लाशों को और रो रहा था। तो वो भी कल गज़ा के इस इलाके में जो नुसरत रेफ्यूजी कैंप है उस पर बमबारी में शहीद हो गया।
तो ये एक लेजेंड बन गया था वहाँ ये सोशल मीडिया पर। ये शख्स ये बुज़ुर्ग आदमी था, मेरे ख्याल में 60 साल से ज़्यादा की उम्र का था, तो वैसे सेहतमंद था, लेकिन उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो लोगों में बहुत पॉपुलर हुई थी और लोगों ने ज़ाहिर है इसको दुख के साथ देखा, गम के साथ देखा, तो वो भी शहीद हो गया है। कल का दिन हमास की तरफ से किसी कार्रवाई की खबर नहीं आई। इसका मतलब यह है कि शुमाली गज़ा में तो खैर अभी वो एक मरतबा वो आए थे हमास वाले परसों, और उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी इसराइल की, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गए। तो अब वस्ती गज़ा में भी कोई, खान यूनिस के इलाके में भी हमास की किसी कार्रवाई की खबर नहीं आई है। तो आज शायद वो हमास वाले एक्शन करें, क्योंकि उनके गुरिल्ला फोर्स जो है वो मौजूद है बदस्तूर, और गज़ा ही के अंदर मौजूद है, वस्ती गज़ा में भी है और खान यूनिस के इलाके में भी है। और वो ये भी साबित कर चुके हैं कि वो जब चाहें शुमाली गज़ा में आकर एक हिट एंड रन करके जा भी सकते हैं। नाज़रीन, शाम में ईरानी अड्डों पर इसराइल के हमले कई साल से जारी हैं, और हर हमले पर ईरान की तरफ से एक लिखा लिखाया बना बनाया बयान आ जाता है कि हम इस हमले का बदला लेंगे। लेकिन आज तक इन्होंने बदला नहीं लिया। पिछली मरतबा जो सबसे बड़ा नुकसान इसराइल ने किया था इनका, वो था रज़ी मौसवी, इनका बहुत बड़ा फील्ड कमांडर था, उनको मारा तो उस पर ईरान हिल कर रह गया था, और फिर ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और इस रज़ी मौसवी का खून ज़ाया नहीं जाने देंगे और इसराइल को सबक सिखाएंगे। लेकिन ये वाक़या 26 दिसंबर का है और आज हो गई 21 जनवरी, तो गोया कि तकरीबन एक महीना हो गया और ईरान ने कोई बदला नहीं लिया। अब जो हमला हुआ है वो जनूब मगरबी दमिश्क का एक इलाका है माज़ा, वहाँ ईरानी सिफारत खाने के साथ वाक़े बिल्डिंग में पासदारान इनकलाब और शामी कमांडरों का और हिजबुल्लाह के कमांडरों का इजलास हो रहा था, और इस इजलास पर इसराइल ने, उसकी मुखबरी हो गई और इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। और आप देखिए जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल कि इसराइल जब फैसला करे कि उसने सिविलियंस को नहीं मारना, तो फिर वो इस तरह के प्रिसीजन वाले हथियार इस्तेमाल करता है। फ़लस्तीन में इसका मतलब ये है कि वहाँ कत्लेआम जानबूझकर कर रहा है, वो ये नहीं हो रहा, कोलैटरल डैमेज नहीं हो रहा, ये बकवास है। इसने टारगेटेड हमला किया और वो बिल्डिंग 4 मंजिला उड़ गई जिसमें ये इजलास हो रहा था, और उस इजलास में बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। बिल्डिंग के बाहर चौकीदार वगैरह खड़े थे, लेकिन बिल्डिंग के अंदर इन 10 अफराद के अलावा कोई नहीं था, और ये 10 के 10 इस हमले में मारे गए। इनमें सबसे बड़ा कमांडर तो था जो मारा गया, उसका नाम था हाजी सादिक, जो शाम में पासदारान इनकलाब का फील्ड कमांडर था और इंटेलिजेंस चीफ था। ये बहुत बड़ा ओहदा है, यानी ये समझ लीजिए कि पासदारान इनकलाब का ये चौथा बड़ा लीडर मारा गया है। और इसके अलावा जो पासदारान के 3 कमांडर और मारे गए, हुज्जतुल्लाह उम्मीदवार, ये पूरा नाम है इसका, हुज्जतुल्लाह उम्मीदवार, दूसरा है अली आगाज़ादा, तीसरा है हुसैन मोहम्मदी और चौथा है सईद करीमी। यानी कुल 5 कमांडर पासदारान इनकलाब के मारे गए। और ये 4 जो नाम, जी तो वो तो इंटेलिजेंस चीफ था, ये चारों कमांडर थे पासदारान इनकलाब के। इसके अलावा हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मोहम्मद हदरज, हे दाल रे जीम हदरज, मोहम्मद हदरज मारा गया। और बाकी 4 जो थे वो शामी फ़ौज के सीनियर अफसर थे, और वो नुसैरी जो आर्मी है वहाँ की, तो नुसैरी आर्मी के ये 4 अफसर थे बड़े, और ये 5 पासदारान इनकलाब के। तो ईरान का इतना बड़ा नुकसान पिछले 10 बरस में नहीं हुआ, इतने बड़े ओहदेदार 5 की तादाद में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो जो इनका बरसी पर लोग मारे गए थे, कोई 150-200 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे, उनमें ईरान के खासे सीनियर फौजी अफसर भी शरीक थे, वो सब मारे गए। लेकिन उनके नामों का ऐलान ईरानी हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। सिर्फ ये कहा है कि फ़ौज के कुछ ज़िम्मेदार मारे गए हैं, कुछ की गिनती कितनी है ये नहीं बताया गया। 200 आदमी मारे गए हैं, और वो 200 के 200 जो थे वो नॉन सिविलियन थे, उनमें शहरी कोई नहीं था, क्योंकि ये फ़ौजी तकरीब थी। इसमें सिर्फ पासदारान इनकलाब और ईरानी फ़ौज जो एक अलग मतवाज़ी इदारा है उसके, और फिर कुछ ईरानी हुकूमत के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, ये लोग शरीक थे। तो 200 के 200 जो मारे गए, ये सारे के सारे गोया अस्करी, उनकी अहमियत थी। तो इनमें कितने सीनियर फौजी अफसर थे ये ईरान ने नहीं बताया।
तो अब ये जो हमला हुआ है जिसमें हाजी सादक मारा गया है और दूसरे मारे गए हैं, तो इस पर भी ईरान ने कहा है कि इसका बदला लेने का हक हम महफूज रखते हैं। इस मरतबा पहली मरतबा उन्होंने ये कहा है कि बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। इससे पहले जब भी इन्होंने जवाब दिया वो ये था कि हम हमला करें, बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे और इसराइल को मज़ा चखा देंगे। लेकिन पहली मरतबा इन्होंने ये कहा है कि हम हमले का, जवाबी हमले का या इंतकामी हमले का हक महफूज रखते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।